नमस्कार। आज की बातचीत शुरू करते हैं। जरा सोचिए कैसे डिजाइन का जो मकसद था वो बदल गया है। पहले शायद चीजों को समझने में हमारी मदद करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कोशिश ये है कि हमें सोचना ही ना पड़े। जैसे कोई पुरानी मशीन होती थी जिसके पुर्जे गियर वगैरह दिखते थे। अब सब कुछ एक बिल्कुल चिकने आकर्षक खोल के नीचे छिपा दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। जैसे अब चीजों को समझने से ज्यादा जोर इस बात पर है कि वो इस्तेमाल करने में कितनी आसान है। सही। हमारे पास आज कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो इसी बदलाव को, इसी ट्रेंड को खंगालती हैं। कैसे सहूलियत मतलब कन्वीनियंस और बिना किसी रुकावट वाले अनुभव हमारी दुनिया को, हमारे जीने के ढंग को बदल रहे हैं। तो आज हम इसी विषय की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारा लक्ष्य ये समझना कि ये जो सब कुछ आसान और तुरंत पाने की चाहत बढ़ रही है, ये हमारे बर्ताव पर, हमारी संस्कृति पर और शायद दुनिया में हमारी जगह के एहसास पर कैसे असर डाल रही है। तो चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं। याद करें जैसे पहले की फोटोकॉपी मशीनें हुआ करती थी। हाँ, ढेर सारे बटन, गियर, लीवर सब साफ नजर आते थे। आप देखकर अंदाजा लगा सकते थे कि मशीन कैसे काम कर रही है, अंदर क्या चल रहा है। बिल्कुल, एक तरह का कनेक्शन था मशीन से। हाँ, लेकिन फिर डिजाइनरों ने क्या किया, सब कुछ एक साफ सुथरे बंद डिब्बे में डाल दिया। डिजाइन का जो ध्यान था वो समझने में मदद करने से हटकर ये पक्का करने पर आ गया है कि भाई इस्तेमाल करने वाले को जरा भी सोचना ना पड़े। और ये आइडिया बहुत तेजी से फैला, क्योंकि जब चीजें समझने में आसान होने के बजाय इस्तेमाल में आसान हो जाती हैं, तो कंपनियां हमारे व्यवहार को, हमारी आदतों को अपनी मर्जी से ढाल सकती हैं। अच्छा। उदाहरण के लिए आजकल के वायरलेस हेडफोन देख लीजिए। हाँ। डब्बा खोलते ही फोन से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। गाना वहीं से शुरू जहां आपने छोड़ा था, कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम सीमलेस। हाँ, ये इतना सहज है कि कई बार तो ये चुनाव जैसा लगता ही नहीं है। मतलब हम सोच समझकर फैसला नहीं कर रहे होते कि चलो अब संगीत सुनते हैं। सही। बस थोड़ी सी बोरियत हुई या जरा असहजता महसूस हुई और फट से कान में हेडफोन चले जाते हैं और अचानक हम पाते हैं कि अरे कोई गाना आधा सुन चुके हैं या कोई पॉडकास्ट चल रहा है जिसका हमें पता भी नहीं। बिल्कुल। और कंपनियों ने ये बात पकड़ ली है कि किसी चीज की इच्छा जगाना वो मुश्किल काम है, लेकिन उसे इस्तेमाल करना, आसान बनाना वो कहीं ज्यादा सरल है। बस रास्ते की जो रुकावटें हैं, जो फ्रिक्शन है, उसे हटा दो। जैसे सर्च इंजन का ऑटो कंप्लीट फीचर है, या फोन में कैमरा तक पहुंचने का शॉर्टकट। अब कैमरा खोलने के लिए सिर्फ एक स्वाइप करना होता है। ये जो एक छोटा सा कदम हटाया गया, इससे हमारा बर्ताव पूरी तरह बदल गया है। अब हम सब कितनी ज्यादा तस्वीरें लेते हैं क्योंकि ये इतना आसान हो गया है। हाँ, ये तो है। ये लगभग एक आदत बन जाती है ना, बिना सोचे समझे होने वाली क्रिया। दिन भर में हम कितनी बार अपना फोन उठाते हैं, बस जरा सी बेचैनी हुई या खालीपन महसूस हुआ तो। कंपनियों ने ये सीख लिया है कि उन्हें हमेशा कोई क्रांतिकारी, जिंदगी बदल देने वाला उत्पाद बनाने की जरूरत नहीं है। बस मौजूदा चीजों तक पहुंच आसान बना दो, रुकावटें हटा दो। और यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आती है। ये जो आसान डिजाइन है, ये हमारे दिमाग के एक बहुत पुराने और बुनियादी हिस्से को टारगेट करता है, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम, हाँ। ये हिस्सा हमारी भावनाओं, यादों और खासकर इनाम मतलब रिवॉर्ड जैसी चीजों को नियंत्रित करता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो तुरंत रिएक्ट करता है। खतरे से भागो, खुशी ढूंढो, बिना ज्यादा सोचे समझे। ये तेज है, ऑटोमेटिक है और हमें दर्द से बचने, आराम खोजने और डोपामीन, वो केमिकल जो हमें अच्छा महसूस कराता है, उसके पीछे भागने के लिए उकसाता है। भले ही हमारा सोचने समझने वाला दिमाग, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जानता हो कि ये हमेशा सही नहीं है। अच्छा, तो ये डिजाइन सीधे हमारी भावनाओं पर असर करता है। बिल्कुल। इसी ट्रेंड को कुछ लोग लिम्बिक कैपिटलिज्म कह रहे हैं। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां बिजनेस और डिजाइन हमारी इन्हीं आदिम भावनाओं और इच्छाओं का फायदा उठाने पर टिके हैं। सही। ये उत्पाद हमें लगातार एक रिएक्टिव, एक उत्तेजित मानसिक अवस्था में फंसाए रखते हैं। एक स्टडी का जिक्र मिलता है जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग की लत का एक बहुत गंभीर मामला था। एक व्यक्ति ने सस्ते ऑनलाइन सामान से अपने घर के कई कमरे भर लिए, हजारों के कर्ज में डूब गया, लेकिन फिर भी खरीदारी रोक ही नहीं पाया। बाप रे। ये दिखाता है कि कैसे आसान उपलब्धता और तुरंत संतुष्टि की ये जो चाह है, ये उपभोग को एक खतरनाक लत में बदल सकती है। और आज की तकनीक इसे और हवा दे रही है। और ये स्थिति हमें लगातार एक बेचैनी की अवस्था में रखती है।
हम हमेशा किसी न किसी तरह की ऐसे एस्को से भाग रहे होते हैं। हाँ, कुछ लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, कुछ घंटों तक स्क्रीन पर कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। कुछ भी हमें पूरी तरह संतुष्ट नहीं करता और हम इस अंतहीन खोज में जैसे खुद को खोते जा रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि इस चक्कर में फंसे रहने से भविष्य के बारे में हमारी सोच सिकुड़ने लगती है। एक स्टडी बताती है कि नशे के आदी लोग भविष्य की योजना बनाने में काफी कम सक्षम होते हैं। अच्छा, कैसे? जहां एक सामान्य व्यक्ति शायद कुछ साल आगे की सोच सकता है, योजना बना सकता है, वहीं नशे की लत में फंसा व्यक्ति औसतन सिर्फ कुछ ही दिन आगे की सोच पाता है। लत हमारी दुनिया को छोटा कर देती है, हमारी सोच को दूरगामी योजनाओं से हटाकर सिर्फ अगले पल की जरूरत या इच्छा तक सीमित कर देती है। ये तो काफी गंभीर बात है। और ये जो आधुनिक डिजाइन है, ये हमें सच्ची बोरियत महसूस करने का मौका ही नहीं देता। बिल्कुल, जबकि बोरियत शायद आत्मचिंतन के लिए, गहराई से सोचने के लिए जरूरी है। पुराने औजारों को देखिए, जैसे एक हथौड़ा, वो आपका ध्यान नहीं मांगता था, है ना? बस इस्तेमाल होने का इंतजार करता था। हाँ, वो आपको किसी खास काम के लिए प्रेरित कर सकता था, लेकिन आपसे कुछ मांगता नहीं था, वो निष्क्रिय था। लेकिन आज की तकनीक निष्क्रिय नहीं है, ये हमें उकसाती है। ये नशे की लत की तरह है। फोन बजता है, नोटिफिकेशंस आते हैं, स्क्रीन चमकती है, अंतहीन स्क्रॉलिंग चलती रहती है। ये तकनीक अब हमें चला रही है, और ये न सिर्फ हमारी व्यक्तिगत आज़ादी को कम कर रही है, बल्कि हमारे आपसी रिश्तों को भी खोखला कर रही है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण शायद ये फूड डिलीवरी सेवाएं हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ बटन दबाए और खाना दरवाजे पर। सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना, लेकिन लंबे समय में देखें तो ये अनुभव अक्सर बड़ा खाली और असंतोषजनक होता है। सही कहा। खाने से जुड़ा पूरा इतिहास, उसकी संस्कृति, बनाने वाले का हुनर, परोसने का वो मानवीय स्पर्श, सब कुछ सिमटकर बस कुछ क्लिक्स में रह गया है। इसमें कोई बातचीत नहीं होती, कोई संदर्भ नहीं होता, बस एक प्लास्टिक या कागज का थैला और एक एल्गोरिथम का फैसला कि आप तक क्या पहुंचेगा। और अक्सर खाना ठंडा या गीला पहुंचता है, महंगा पड़ता है, ढेर सारी पैकेजिंग से कचरा बढ़ता है, और डिलीवरी में जो ईंधन खर्च होता है वो अलग। तो एकमात्र वास्तविक फायदा क्या है? बस सहूलियत? हाँ, बस सहूलियत। लेकिन समस्या ये है कि इस तरह की आधुनिक सहूलियतें अक्सर हमें अलगाव और अकेलेपन की तरफ धकेलती हैं। जब आप किसी प्रक्रिया से वो घर्षण, मतलब वो रुकावट या मेहनत हटा देते हैं, तो आप अक्सर उसके पीछे की कहानी भी मिटा देते हैं। बिल्कुल। हमें ये नहीं दिखता कि खाना कैसे बना, किसने बनाया, उस रेस्टोरेंट का माहौल कैसा है, वहाँ कौन लोग काम करते हैं। भोजन अपने गहरे सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ से कट जाता है। वो बस उपभोग की एक और वस्तु बन जाता है, एक अनुभव नहीं रह जाता। जबकि इंसान तो स्वभाव से जुड़ाव और कहानी चाहता है ना? हाँ, बिल्कुल। सोचिए, बाजार जाकर सब्जी या फल चुनने जैसा साधारण काम भी कितनी इंद्रियों को सक्रिय करता है। रंग, खुशबू, स्पर्श, लोगों से बातचीत, मोल भाव, उसमें एक समृद्धि है। सही। लेकिन कंपनियां दक्षता और आसानी के नाम पर उस पूरी कहानी को, उस अनुभव को मिटाने की कोशिश करती हैं, सब कुछ साफ सुथरा, स्टैंडर्डाइज्ड और शायद थोड़ा बेजान बनाने के लिए। ये चीजों को सरल और विचारहीन बनाता है, लेकिन अक्सर सच्चाई को भी छुपा लेता है। और पर्दे के पीछे इन सहूलियत देने वाली व्यवस्थाओं की कहानी अक्सर उतनी अच्छी नहीं होती। कई मजदूरों का शोषण होता है, कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह हमारी जीवंत विविध संस्कृति को एक सपाट, एक मानकीकृत अनुभव में बदल देता है। और अगर हम देख ही नहीं सकते कि कोई चीज कैसे बनी है, तो उससे भावनात्मक रूप से जुड़ना भी मुश्किल हो जाता है। यह हमारे समुदाय और अपनेपन की भावना को कमजोर करता है। एक मानव विज्ञानी ने नॉन प्लेस यानी गैर जगह जैसा शब्द इस्तेमाल किया था इसके लिए। हाँ, नॉन प्लेस। हाँ, ये ऐसी जगह होती हैं जैसे एयरपोर्ट, हाईवे के किनारे बने चेन होटल्स, शॉपिंग मॉल, जो मुख्य रूप से बस लेन देन या गुजरने के लिए बनी होती हैं, यादें बनाने या कोई गहरा अर्थ खोजने के लिए नहीं। इनमें दक्षता, मानकीकरण और बिना रुकावट वाला अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसी जगहों का कोई अपना चरित्र नहीं होता, वे भावनात्मक रूप से खाली होती हैं और वहाँ स्थानीय संस्कृति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और अब ऐसा लग रहा है कि ये नॉन प्लेस वाली भावना धीरे धीरे हर जगह फैल रही है। हाँ, जैसे एक घर में रखे स्मार्ट स्पीकर, एक सामान्य सा बिना चेहरे वाला उपकरण जो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन जिसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसकी कोई कहानी नहीं है, उसका एकमात्र उद्देश्य है
उपभोग को और आसान बनाना। सही कहा। और जब हम अपने जीवन को पूरी तरह से सहूलियत के हिसाब से ढाल लेते हैं तो सब कुछ नॉन प्लेस जैसा महसूस होने लगता है। अगर खाने, खरीदारी करने या दोस्तों से मिलने के लिए भी घर से बाहर निकलने की जरूरत महसूस ना हो तो धीरे धीरे हम अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। और जब हम ध्यान देना बंद कर देते हैं तो हमें परवाह भी नहीं रहती। ये तो सिर्फ संस्कृति को सपाट करने से भी ज्यादा गहरी बात लगती है। ये हमारे आपसी रिश्तों को भी प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। लगातार उपभोग की प्रवृत्ति हमें दूसरों से अलग कर देती है। एक प्रयोग का जिक्र है जिसमें पाया गया कि जब चूहों को किसी नशे की लत वाले पदार्थ तक असीमित पहुंच दी गई तो उन्होंने दूसरे फंसे हुए चूहे को बचाने की कोशिश करना बंद कर दिया। क्या मतलब, सच में? हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि सहूलियत से मिलने वाला डोपामाइन का वो सस्ता नशा हमें दूसरे इंसानों से जुड़ने से मिलने वाले धीमे लेकिन ज्यादा गहरे और संतोषजनक इनाम से दूर कर रहा है? ऑनलाइन खरीदारी हो या एल्गोरिदम पर आधारित मनोरंजन, ये भले ही जुड़ाव का वादा करते हों, लेकिन शायद वे एक दूसरे की देखभाल करने की हमारी जो बुनियादी प्रवृत्ति है उसे ही सुन्न कर रहे हैं। लाखों साल के विकास ने हमारे दिमाग को सामाजिक जुड़ाव के लिए तैयार किया है, और जब कंपनियां मुनाफे के लिए इन सर्किट्स का इस्तेमाल करती हैं तो ये कुछ बहुत गहरा और व्यसनी बना सकती हैं। और ये सिर्फ इंसानों के रिश्तों पर ही लागू नहीं होता है ना, चीजों के साथ हमारे रिश्ते भी बदल रहे हैं। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। सोचिए किसी पुरानी लेदर जैकेट के बारे में, या शायद घर में रखे कच्ची लोहे के तवे के बारे में। समय के साथ वे बेहतर होते जाते हैं, उन पर हमारे इस्तेमाल के निशान पड़ते हैं, वो हमारे हिसाब से ढलते हैं और हम उनके हिसाब से। हर निशान एक कहानी कहता है। बिल्कुल। इन पुरानी चीजों के साथ एक तरह का आपसी तालमेल होता है, एक पारस्परिकता होती है। आप समझते हैं कि बनाने वाले ने उन्हें ऐसा क्यों बनाया। आप उनकी सीमाओं और उनकी शक्तियों को जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन आज के अच्छे उत्पाद की निशानी क्या है? यही कि वो पहली बार में ही परफेक्ट काम करे और आपसे बदले में कुछ न मांगे। कोई मेहनत नहीं, कोई सीखना नहीं। ये पूरी तरह से एक तरफा रिश्ता है। इसमें आपसी समझ और साथ मिलकर विकसित होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और टेक कंपनियां तो अपने डिजिटल सहायकों को सिरी या अलेक्सा जैसे इंसानी नाम भी देती हैं। हाँ, ताकि हमें एक साथी होने का भ्रम हो। लेकिन एक अच्छा गहरा रिश्ता तो मेहनत मांगता है, बातचीत मांगता है, आपसी विकास मांगता है। सही। डिजिटल सहायक को इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसका अस्तित्व ही केवल सेवा करने के लिए है। यह गहराई और सच्ची समझ की इजाजत नहीं देता। एक और विचार जिसका जिक्र था वो है डिजिटल पतन, यानी डिजिटल डेकेडेंस। हाँ, ये भी एक सोचने वाली बात है। इसका मतलब है कि आधुनिक तकनीक हमारी कुछ बुरी इच्छाओं को पूरा करने के रास्ते में आने वाली प्राकृतिक रुकावटों या सामाजिक शर्म को कम करके नैतिक गिरावट को आसान बना सकती है। जैसे किसी फास्ट फूड की दुकान पर स्क्रीन से ऑर्डर करना। शायद आप किसी इंसान से आमने सामने ऑर्डर करते हुए ज्यादा खाने में थोड़ा झिझकते हैं ना, सामाजिक दबाव होता है। लेकिन स्क्रीन पर आप बिना किसी शर्म के आसानी से ज्यादा ऑर्डर कर सकते हैं, कोई आपको जज नहीं कर रहा। अच्छा, ये बात है। इतिहास तो ऐसे समाजों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो अपने पतन के दौर में अत्यधिक भोग विलास और आसानी के बोझ तले दब गए। बिल्कुल। फर्क शायद ये है कि आज तकनीक की वजह से ये विलासिताएं समाज के बहुत बड़े हिस्से तक, यहाँ तक कि निचले तबकों तक भी पहुंच गई हैं। देर रात बिना किसी से बात किए एक बटन दबाकर किसी अजनबी को अपने लिए एयर कंडीशनड गाड़ी में खाना लाने का आदेश दे देना, ये ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व क्षमता है ना? हाँ, और इसका एक बड़ा आर्थिक कारण हाल का शून्य ब्याज दर नीति यानी जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी ZRIP का दौर रहा, खासकर पश्चिमी देशों में। ZRIP वो क्या था? 2008 की आर्थिक मंदी के बाद अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें लगभग शून्य कर दी। इससे क्या हुआ कि निवेशकों के पास बहुत सारा सस्ता पैसा आ गया। अच्छा। और उन्होंने ये पैसा नई कंपनियों, खासकर टेक स्टार्टअप्स में लगाया। इसी ने ब्लिट्ज स्केलिंग को जन्म दिया। ब्लिट्ज स्केलिंग, ये क्या बला है? इसका मूल मंत्र है भारी मात्रा में पैसा लगाकर अपनी सेवाओं की कीमतें कृत्रिम रूप से बहुत कम रखो, भले ही तुम्हें नुकसान हो रहा हो। नुकसान उठाकर? क्यों? ताकि बाजार पर कब्जा किया जा सके, प्रतिस्पर्धा खत्म की जा सके, और फिर जब ग्राहक आदी हो जाए और दूसरी कंपनियां मैदान छोड़ दें तो कीमतें बढ़ा दो। ओहो, ये तो चालाकी है। भारत में भी हमने कई स्टार्टअप्स को इसी मॉडल पर काम करते देखा है, खासकर डिलीवरी सेवाओं में। हाँ, बिल्कुल।
वे निवेशकों के अरबों डॉलर के दम पर डिलीवरी शुल्क पर भारी छूट देकर और ड्राइवरों को शुरू में ज्यादा पैसे देकर बाजार पर हावी होने की कोशिश करते हैं। और इस ज़ेराआरपी युग ने एक नया श्रमिक वर्ग भी पैदा किया, गिग इकोनॉमी के कर्मचारी। हाँ, जो कहने को तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अक्सर बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के अनियमित घंटों और कम मजदूरी पर काम करते हैं। साथ ही घोस्ट किचन जैसी चीजें सामने आईं, बिना किसी रेस्टोरेंट के, अक्सर किसी शिपिंग कंटेनर जैसी छोटी जगह में केवल डिलीवरी के लिए खाना बनाने वाले अदृश्य किचन। इन व्यवस्थाओं ने कई बार कम आय वाले शहरी इलाकों को साइबर फूड स्वैम्प यानी ऐसे दलदल में बदल दिया जहां सबसे ज्यादा अस्वस्थकर भोजन ही सबसे आसानी से उपलब्ध होता है। और अब जब ZIRP का दौर खत्म हो गया है, ब्याज दरें बढ़ गई हैं, तब भी लोगों की आदतें बन चुकी हैं। सही कहा, लोग अब उन सुविधाओं के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को भी तैयार हैं जिनके वे आदी हो गए हैं, भले ही उनकी जेब पर बोझ पड़ रहा। विलासिता कब आदत बन जाती है, आदत कब अपेक्षा बन जाती है और अपेक्षा कब अधिकार लगने लगती है, पता ही नहीं चलता। ये शायद 0% इंटरेस्ट रेट्स युग का एक स्थायी सांस्कृतिक प्रभाव है। और अब हम शायद एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं, जिसे कुछ लोग मुफ्त श्रम युग कह रहे हैं, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इंसानी मेहनत की जगह ले रहा है। अच्छा। क्योंकि अब वो सस्ता पैसा उपलब्ध नहीं है, तो स्टार्टअप्स निवेशकों को लुभाने के लिए महंगे इंसानी श्रम को सस्ते AI से बदलने का वादा कर रहे हैं। और AI सिर्फ मेहनत ही नहीं, रचनात्मक प्रक्रिया को भी बदल सकता है। जहां पहले कला या संगीत में संघर्ष, अभ्यास और समय लगता था, वहीं अब AI की मदद से गति और सुविधा को ज्यादा महत्व दिया जा सकता है। हाँ, मैंने हाल ही में एक AI संगीत कंपनी के CEO की बात पढ़ी थी। उनका कहना था कि ज्यादातर लोगों के लिए संगीत बनाना अब मजेदार नहीं रहा, क्योंकि इसमें बहुत समय और अभ्यास लगता है। उनका मानना था कि AI हर किसी को आसानी से संगीत बनाने का आनंद दे सकता है, लेकिन क्या रचनात्मक प्रक्रिया का संघर्ष, वो मेहनत और चुनौती ही उसका असली आनंद नहीं है? क्या मुश्किल चीजों को साधना ही जीवन को अर्थ नहीं देता? ये एक बड़ा सवाल है। और एक और चिंताजनक पहलू है AI द्वारा बनाई गई सामग्री की वास्तविकता। जब कोई वीडियो या तस्वीर बिना किसी खास मेहनत के बनाई जा सकती है और वो बिल्कुल असली दिखती है, तो हम किसी प्रदर्शन, किसी खबर या यहाँ तक कि किसी इंसान के चेहरे पर दिखने वाले भावों पर भावनात्मक रूप से कैसे भरोसा कर सकते हैं? हाँ, ये प्रामाणिकता के मूल्य को ही कम कर देता है। जब किसी चीज को बनाने में कोई प्रयास ही ना लगे, तो उसका मूल्य क्या रह जाता है? ये मुझे एक फ्रांसीसी विचारक याद दिलाता है, बौद्रियार्ड, जिन्होंने सिम्युलाक्रा और सिम्युलेशन यानी नकल और भ्रम की दुनिया के बारे में लिखा था। हाँ, जां बौद्रिया। उनका विचार बहुत प्रासंगिक है यहाँ। उनका कहना था कि धीरे धीरे चीजों की छवियां और नकलें इतनी हावी हो जाती हैं कि वे असली चीज का प्रतिनिधित्व करना बंद कर देती हैं और खुद ही असली चीज की जगह ले लेती हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नकलें अक्सर असली चीज से ज्यादा आकर्षक, ज्यादा परफेक्ट या ज्यादा ध्यान खींचने वाली बनाई जाती हैं। उन्होंने वास्तविकता के इस तरह पिघलने के 4 चरण बताए थे। 4 चरण कौन से? पहला चरण है असली चीज, जैसे एक असली पेड़। दूसरा चरण है उसकी वफादार नकल, जैसे पेड़ की एक सच्ची तस्वीर। ठीक है। तीसरा चरण है विकृत नकल, जैसे फोटोशॉप की हुई पेड़ की तस्वीर जो असली से भी ज्यादा सुंदर दिखे। और चौथा चरण है खाली नकल या सिमुलेशन, जैसे किसी छुट्टी का विज्ञापन जो पेड़ देखने का वादा करता है लेकिन दिखाता सिर्फ आदर्शित कृत्रिम छवियां हैं और असलियत को छुपाता है। और अंतिम चरण? अंतिम चरण को उन्होंने हाइपर रियलिटी कहा, यानी भ्रम और नकल का एक ऐसा मिश्रण जो आपको असली चीज को भुलाई देता है, जैसे किसी थीम पार्क में लगा फाइबर ग्लास का पेड़। हाँ, देखा है। वो असली नहीं है, लेकिन कुछ सतही मायनों में असली से बेहतर है। वो हमेशा हरा रहता है, पत्ते नहीं गिराता, उस पर कीड़े नहीं लगते। वो एक परफेक्ट पेड़ है जो असली नहीं है। ये कुछ वैसा ही है जैसे AI चैटबॉट के साथ एक नकली रिश्ता बनाना। बिल्कुल, ये असली नहीं है, लेकिन ये एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में काम कर सकता है जो हमें वास्तविक जीवन की असुविधाओं, जटिलताओं और ज़रूरतों से दूर खींच सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में खो सकते हैं जो वास्तविक है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि करें क्या? रास्ता क्या है? हमें ये मानना होगा कि सहूलियत हमेशा बुरी नहीं होती। बैंक ऐप से घर बैठे कोई काम निपटा लेना वाकई समय बचाता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं,
लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सहूलियत ही डिजाइन का सबसे बड़ा या एकमात्र गुण होना चाहिए? और ये भी सोचने की बात है कि जो समय इस तरह बचता है, क्या वो वाकई बचता है, या हम उसे फिर किसी और स्क्रीन पर स्क्रॉल करने या ईमेल चेक करने में गवा देते हैं? हाँ, ये भी है। क्या बैंक जाने जैसा उबाऊ काम भी किसी मायने में ज्यादा समृद्ध हो सकता है, क्योंकि आप घर से बाहर निकलते हैं, ताज़ी हवा लेते हैं, शायद किसी परिचित से मिल जाते हैं, या बस अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं? कम से कम आप थोड़ी देर के लिए डिजिटल दुनिया से बाहर तो निकलते हैं। ये भी एक विचार है कि सहूलियत और दक्षता से जो ऊर्जा और समय बचता है, उसका हम आखिर करते क्या हैं? लोग पहले से ज्यादा खुश तो नजर नहीं आते। सही कहा। आंकड़े बताते हैं कि लोग एक दूसरे से कम बात कर रहे हैं, रिश्तों में कम निवेश कर रहे हैं, सामाजिक गतिविधियों में कम रुचि ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बचा हुआ समय और ज्यादा खोखली या ध्यान भटकाने वाली चीजों में खर्च हो रहा है। शायद रास्ता ये है कि हम जानबूझकर अपने जीवन में थोड़ी कठिनाई, थोड़ा घर्षण यानी फ्रिक्शन वापस लाएं। जानबूझकर? आसानी के बजाय प्रयास को चुनना। ये हमारी आधुनिक प्रवृत्ति के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि दुनिया हमें लगातार सबसे कम प्रतिरोध वाले रास्ते पर धकेल रही है। उदाहरण के लिए? जैसे कोई वाद्य यंत्र सीखना। हाँ, ये दोहराव वाला हो सकता है, शुरू में निराशाजनक हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, और आप शायद लंबे समय तक इसमें बहुत अच्छे ना हों, लेकिन ये जीवन के सबसे फायदेमंद अनुभवों में से एक हो सकता है। इसमें धैर्य, अनुशासन और व्यक्तिगत विकास की जरूरत होती है, वो गुण जो तुरंत संतुष्टि देने वाली दुनिया में कम होते जा रहे हैं। ये शायद कुछ और? हाँ, कुछ भी हो सकता है। संगीत, फोटोग्राफी, बागवानी, लकड़ी का काम, या बस दोस्तों के साथ बैठकर इत्मीनान से खाना पकाना और खाना, या फिर कुछ मिनटों के लिए बाहर जाकर चुपचाप पेड़ों को देखना। कुछ भी ऐसा जिसमें स्थिरता, एकाग्रता और धैर्य की जरूरत हो। कुछ भी जो हमें तात्कालिक संतुष्टि के उस अंतहीन चक्र से बाहर निकाले। हो सकता है ये समाधान थोड़े घिसे पिटे लगें, खासकर तब जब हमें सहूलियत की ओर धकेलने वाली ताकतें इतनी शक्तिशाली और आकर्षक हों। हाँ, ये बात सही है, लेकिन शायद कोई आसान तुरंत मिलने वाला समाधान है ही नहीं। हमें इस अनिश्चितता के बावजूद सोच समझकर कदम उठाने होंगे। एक सचेत, एक सार्थक जीवन जीने के जो पुरस्कार हैं, वो न तो तुरंत मिलते हैं और न ही उनकी कोई गारंटी होती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार शायद यही है कि सहूलियत और बिना रुकावट वाला डिजाइन जहां एक तरफ जीवन को आसान बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे शायद हमारी सांस्कृतिक गहराई, हमारे मानवीय जुड़ाव, हमारी आलोचनात्मक सोच और यहां तक कि दुनिया में हमारे अपनेपन के एहसास की कीमत पर आते हैं। हाँ, हमने सपाटीकरण, लिम्बिक कैपिटलिज्म, नॉन प्लेस, डिजिटल पतन और हाइपर रियलिटी जैसी कई अवधारणाओं को जोड़कर ये समझने की कोशिश की कि कैसे आसानी की ये जो निरंतर खोज है, ये हमें भीतर और बाहर दोनों तरफ से बदल रही है। हाँ, तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार आसानी और मानकीकरण के लिए ढाली जा रही है, हम अपने अंदर और अपने समुदायों में कौन से अनूठे, थोड़े अव्यवस्थित लेकिन जरूरी किनारे खो रहे हैं? वो कौन सी जटिलताएं, विविधताएं और व्यक्तिगत विशेषताएं हैं जिन्हें यह सपाट करने वाली प्रक्रिया धीरे धीरे मिटा रही है, और हम उन्हें कैसे जानबूझकर सचेत रूप से विकसित कर सकते हैं? ये सोचने लायक सवाल है। उम्मीद है कि इस बातचीत ने आपको सोचने के लिए कुछ नए बिंदु दिए होंगे। ये जानना दिलचस्प होगा कि इस तरह के विश्लेषण पर आप क्या सोचते हैं। क्या ये समझने में मददगार था, और हम इन विचारों को और स्पष्ट कैसे कर सकते हैं? आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं।